कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पर। अगर इसमें जो गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना। अपने इस वीडियो में जानेंगे मोदी जी के 10 साल और मनमोहन सिंह जी के 10 साल, किसके 10 साल बेहतर थे। और साथ में ये भी देखेंगे कि मनमोहन सिंह जी ने ऐसा क्या बड़ा काम करा कि देश के पास सिर्फ 15 दिन तक का पैसा था और अपना देश बैंकरप्ट होने वाला था। ऐसा उन्होंने क्या काम करा कि आज अपना देश बच गया है बैंकरप्ट होने से। इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना प्लीज़। शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी देश आज़ाद हुआ तब से। आप लोगों को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी, जो इंडिया में बिजनेस करने आई थी, पर धीरे धीरे उसने इंडिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया और एक टाइम पर उसने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और 200 साल तक राज करा। और फिर 1947 में अपने फ्रीडम फाइटर ने अपनों को आज़ाद करवाया। फिर 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ। अब गवर्नमेंट को एक चीज़ का डर था कि कहीं वापस फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर फिर से इंडिया पर कब्जा ना कर ले, और इस डर की वजह से उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि बाहर की कोई कंपनी हमारे देश में बिजनेस नहीं कर सके। लेकिन ऐसी पॉलिसी की वजह से देश डेवलपमेंट से दूर होता गया। और इसके दो मेन रीज़न थे। फर्स्ट रीज़न, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खुद की कंपनी सेटअप कर सके, और सिर्फ कुछ ही लोगों के पास पैसा था जिन्होंने अपना बिजनेस जारी रखा था, जैसे टाटा हो गए। और इसकी वजह से गवर्नमेंट को भी अपनी कंपनी खोलनी पड़ी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, लाइसेंस के लिए बहुत ही टफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इसमें कई तरह के पेपर वर्क होते थे जिससे लंबा टाइम लगता था। और एक और प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट सेक्टर ही फले फूले, प्राइवेट कंपनी कम ही हो। उन्हें यह लगता था कि ऐसे ही देश का भला और डेवलपमेंट होगा। और इसके अलावा 1950 में गवर्नमेंट ने सोवियत मॉडल लागू कर दिया। इसके तहत गवर्नमेंट खुद ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की अमाउंट और प्राइस डिसाइड करेगी। ये काम आमतौर पर मार्केट डिमांड पर करा जाता है। और इसके बाद एक और मुसीबत आई 1985 में। सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्टर था। सोवियत यूनियन 14-15 देशों में टूट गया, उसमें रशिया भी था। इसकी वजह से इंडिया रशिया के रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हुए थे, जिसका असर इंडिया इकोनॉमी पर पड़ा, क्योंकि सोवियत यूनियन इंडिया को ट्रेड्स और टेक्नोलॉजी में कई तरह की सपोर्ट करता था। अब साल आया 1990, जिसमें गल्फ वॉर स्टार्ट हो गई, जिसमें यूएसए समेत 32 देश थे। अब ज़्यादातर पेट्रोल गल्फ से एक्सपोर्ट करा जाता था। इस बात का असर अब अपने देश पर भी आ गया और ग्लोबल स्केल पर तेल की कीमत आसमान छूने लग गई। और देश की हालत ये हो गई थी कि सामान इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ 2.5 थाउजेंड करोड़ का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था। और इसके अलावा इंडिया और प्रॉब्लम से जूझ रहा था, और वो थी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। एक्चुअली 1991 में जनता पार्टी पावर में आती है अलायंस की मदद से, जिसमें अलायंस पार्टी बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होने लगी। इसके अलावा फरवरी 1991 में यह हाल हो गया कि चंद्रशेखर गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बजट तक पास नहीं करवा सकी, और इन्हीं सब रीज़न की वजह से चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। और उधर तमिलनाडु में राजीव गांधी की बॉम्ब ब्लास्ट में हत्या कर दी गई। इसके कुछ समय बाद इलेक्शन हुए और कांग्रेस की सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को बनाया गया। और पीएम बनने के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने की खुशी मनाने की बजाय पहले ही दिन कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाया और पूछा कि देश का क्या हाल है, क्या ये सच में इतना बुरा है जो कि न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है। और इस पर कैबिनेट मिनिस्टर का जवाब था, नहीं सर, हाल तो इससे भी ज़्यादा बुरा है। हमारे पास इतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचा है कि हम सिर्फ 3 हफ्ते तक ही इंपोर्ट कर पाए, और अगर अभी तक कुछ बड़ा स्टेप नहीं लिया तो हमारा देश बैंकरप्ट हो सकता है। ये सब सुनकर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह जी को बुलाया, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह जी को कहा कि आज से मैं आपको फाइनेंस मिनिस्टर की गद्दी सौंप रहा हूँ और इस देश को बचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। और फिर मनमोहन सिंह जी ने ऐसा बजट पास किया जिससे देश की काया पलट हो गई। जो देश बर्बाद होने वाला था, वो मनमोहन सिंह जी की वजह से देश आज नई नई मिसालें पेश कर रहा है। देश जो आज 5th इकोनॉमी बना है, उसी की नींव रखने वाले ये मनमोहन सिंह जी ही थे। इन्होंने सबसे पहले लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया और कंपनी पर जो लिमिटेड प्रोडक्ट का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था उसे भी ख़त्म कर दिया।
दूसरा बदलाव इंपोर्ट पॉलिसी में किया गया। उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे आइटम थे जिन पर इंपोर्ट की रोक लगाई गई थी। फिर उन्होंने ऐसी लिस्ट बनाई जिसमें उन्होंने आइटम के नाम लिख दिए और कहा कि इसके अलावा आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो। और उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर को इंडियन कंपनी में 51% तक की इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दी। साथ में फॉरेन कंपनी को भी इंडिया में अपने बिजनेस सेटअप करने में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, जिससे कि सैमसंग, वोडाफोन, पेप्सी जैसी बहुत सी कंपनी ने इंडिया में अपना सेटअप करना शुरू करा। टेलीकॉम पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही रन कर सकता था, पर मनमोहन सिंह के प्राइवेट सेक्टर को भी टेलीकॉम रन करने की परमिशन दे दी। इसके बाद जो बदलाव हुआ वो था टैक्स में। अब देश अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार था, पर प्रॉब्लम ये थी कि सरकारी खजाने में पैसा ही नहीं था। साथ ही जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो था उससे बहुत ही कम पैसा गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा था। इससे देखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जो ज़्यादा टैक्स दे सकता है उसे मेजर कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए और जो इनडायरेक्ट टैक्स की बजाय डायरेक्ट टैक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 में पार्लियामेंट में बजट पेश करते हुए ये सभी बदलाव के बारे में बताया जो कि वो सरकार के साथ करने वाले थे। और ये सुनकर पूरा पार्लियामेंट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और एक और ऐसा काम हुआ था जो कि पहले लोगों से छुपाया गया था, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने महसूस करा कि मानो सरकार ने उनका मान सम्मान गिरवे रख दिया हो। असल में इंडिया का क्रेडिट स्कोर डाउन होने की वजह से कोई इंडिया को लोन नहीं दे रहा था। मनमोहन सिंह ने देश का 67 टन गोल्ड गिरवे रखकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2.2 बिलियन का लोन लिया ताकि फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाया जा सके। अब कुछ लोगों को उनका ये फैसला भले ही गलत लगा हो, पर यह उस वक्त करना बहुत जरूरी था, नहीं तो देश बैंकक्रप्ट हो सकता था। और फिर कुछ ही सालों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया का ग्रोथ रेट 4.3% से बढ़कर 8% हो गया और न्यू टेक्नोलॉजी के फोन मार्केट में आ गए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इंडिया में सेटअप होना शुरू हो गई, जैसे कि होंडा, हुंडई, टोयोटा। चाहे कम्युनिकेशन हो, एविएशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और हर सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगी। बहुत सारी फैक्ट्री ओपन की गई और लोगों को रोजगार मिला, जिसके बाद देश दुगनी रफ्तार से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगा। सबसे पहले अपने मनमोहन सिंह जी के काम गिनते जो कि उन्होंने देश के लिए करे थे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इस एक्ट के अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है। और आज अपने देख सकते हैं कि सच में 6 से 14 साल तक के लिए बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है। मनरेगा 2006, ये रूरल एरिया के लिए लाया गया था। इसमें कम से कम लोगों को 3 महीने के लिए तो रोजगार मिल रहा था। और आज तो देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इस एक्ट के अकॉर्डिंग 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूँ मिल रहे हैं। वो इन्हीं की देन है, ना कि मोदी जी की। और 5th to 8th क्लास के बच्चों को खाना दिया जाता है, वो भी इनकी ही देन है। इन्होंने क्रूड ऑयल महंगा होने पर पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी भी लगाई थी। आधार कार्ड योजना, आप जानते हो कि आधार कार्ड कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आज के समय पर। आप कुछ भी करो और कहीं पर भी जाओ, आपसे आधार कार्ड पहले मांगेंगे। 2004 से 2014 मनमोहन सिंह जी की सरकार, पेट्रोल की प्राइस 36 से 37 रुपये होया करती थी और डीजल की प्राइस 24 से 25। इतना सस्ता इसलिए था क्योंकि सरकार इस पर सब्सिडी लगा के देती थी अपनों को। फिर मनमोहन सिंह की सरकार ऑयल बॉन्ड लाई। ऑयल बॉन्ड में ब्याज सहित 5 साल के बीच में एक साथ सरकार ऑयल कंपनी को सब्सिडी का पैसा देगी। पर क्रूड ऑयल महंगा होने की वजह से ऑयल कंपनी अपना पैसा मांगने लगी और कहने लगी कि ऑयल बॉन्ड तोड़ दो क्योंकि सरकार हमें 5-10 साल के बीच में पैसा देगी और अभी हमें पैसे की ज़रूरत है। अगर सरकार अभी हमें पैसा नहीं देगी तो हम ऑयल निकालेंगे कैसे। और इस चीज़ की वजह से मनमोहन सिंह जी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। उन्होंने कुछ पैसा चुकाया और कुछ पैसा बाकी रह गया क्योंकि 2014 में इलेक्शन आ गए थे और बीजेपी पार्टी सरकार में आ गई थी। पर बीजेपी ने इससे कहीं ज़्यादा कमा लिया था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उन्होंने 1.3 लाख करोड़ का कर्जा बीजेपी पर छोड़ दिया। फिर 2009 में पेट्रोल की प्राइस 40 रुपये हो जाती है, आज से तो बहुत ही कम थी। फिर 2014 में बीजेपी सरकार आती, पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने पेट्रोल से सब्सिडी हटा दी और तो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी। जहां पर पहले पेट्रोल पर 9.20 एक्साइज ड्यूटी वहां पर अब 27 कर दी और डीजल पर 3.4 से 22 कर दी। देश का नहीं, अडानी का भला हुआ है। दुगना तिगना इन्होंने कमा लिया। इनकी खुद की रिपोर्ट है, 2022 तक इन्होंने 8 लाख करोड़ की कमाई करी है सिर्फ पेट्रोल से।
वाह मोदी जी। 2014 के मोदी जी के जो वादे थे उन्हें अपने देखते हैं। उन्होंने बात करी थी राइटल में फॉरेन कंपनी को परमिशन नहीं मिली, और हाँ ऐसा हुआ है। हर स्टेट में AIMS की स्थापना होगी, पर थोड़े बहुत स्टेट में हुई है। काला धन वापस लाने के लिए टास्क फोर्स लगाएंगे। मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन करके बहुत गलत काम किया है, इससे काला धन और बढ़ गया है। 13 बार रोजगार का उन्होंने यूज करा है। रोजगार तो आप देख सकते हो, हर गांव में इंटरनेट का वादा, हाँ कुछ गांव में बुलेट ट्रेन योजना, कुछ स्टेट में हुई है पर कुछ में नहीं। अब अपने बात करते हैं मोदी जी के 10 साल के काम के बारे में। जनधन योजना, 0 रुपये में करोड़ों लोगों ने इसमें अपना अकाउंट खोला था। डिमोनेटाइजेशन, मैंने आपको पहले ही बताया है, इससे काला धन और बढ़ गया है। GST, जो कि अच्छा काम नहीं था। ये टॉप 10 डिसएडवांटेज आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। मुद्रा योजना, मुद्रा योजना नाम की है, इससे हर इंसान को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिल रहा है। मुद्रा योजना का लाभ सिर्फ अडानी अंबानी को ही मिल रहा है। आवास योजना, इसका भी सबको बेनिफिट नहीं मिला, इसमें भी मोदी जी फेल हो गए। उज्ज्वल योजना, इन्होंने वीडियो तो बड़ी मस्त बनाई थी कि जो हमारी बहनें और माता होती है वो चूल्हे में फूंक के आग लगाती है और उसके जो धुआं निकलता है उससे कैंसर होता है। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ। ठीक है, ये समझ में आता है, पर आपने सिलेंडर की रेट क्यों बढ़ा दी? अब गरीब इंसान सिलेंडर खरीदेगा या फिर खाने के लिए राशन खरीदेगा? जहाँ पर सिलेंडर 400 का बिकता था वहाँ 1250 का कर दिया। अब जहाँ पर स्मृति ईरानी को 400 का सिलेंडर महंगा लगता था वहाँ 1250 का सस्ता लगने लगा। आर्टिकल 370, ये अच्छा काम किया था मोदी जी ने। सोनम वांगचुक ने भी मोदी जी की तारीफ करी थी। आप जानते होंगे सोनम वांगचुक को, उनको मोदी जी ने मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर 21 दिन से ज़्यादा बैठ जाते ना, मौत हो जाती। उन्होंने सिर्फ 3 चीज़ों की डिमांड करी थी, अपनी ज्योग्राफी बचाने की, अपना कल्चर बचाने की और राइट टू वोट की। ये 3 डिमांड वो कबूल नहीं कर पाए। किसान सम्मान निधि योजना, ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड। किसानों के साथ मोदी जी ने क्या करा है ये पूरा देश जानता है। उनको आपने खालिस्तानी घोषित कर दिया, उनके ऊपर आपने आंसू गैस के गोले फेंके। वो तो सिर्फ दिल्ली बात करना है था, आपने तो उनको खालिस्तानी घोषित कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? डिसएडवांटेज दोनों पार्टी के। मनमोहन सिंह जी का पहला डिसएडवांटेज 2G स्पेक्ट्रम, दूसरा कोयला अबंड घोटाला, तीसरा मनरेगा स्कीम, क्योंकि जितने लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी उतनों को नहीं मिला। चौथा 2011 एंटी करप्शन मूवमेंट। अब मुझे इतने ही डिसएडवांटेज मिले हैं, अगर आपको और ज़्यादा पता हो तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि सरकार पुरानी हो गई है, 10 साल हो गया उस बात को, तो अब इतना रहता नहीं है गूगल के ऊपर। मोदी जी की बात कर लेते हैं। पहला, MSP बढ़ाने का वादा करके किसानों को MSP नहीं बढ़ाई। किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी कहा। बेरोजगारी 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा हुई है। पेट्रोल डीजल गैस की कीमत सबसे ज़्यादा हुई है, और महंगाई तो आप जानते हो। सरकारी नियुक्ति कम हो गई है। राफेल स्कैम, PNB घोटाला, NPA का मामला 9 लाख करोड़ का घोटाला है। इसका मतलब कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन्हें लोन देना, फिर वो लोन लेकर ब्रिटेन भाग जाते हैं, जैसे कि विजय माल्या और नीरव मोदी। अडानी को करोड़ों का लोन देना,